अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान पर तकरीबन 9 साल तक बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ हुक्मरानी करने वाले परवेज मुशर्रफ आज 79 साल की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ पिछले 7 सालों से दुबई में खुद साख्ता जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे और वो तवील अरसे से एक ऐसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला थे जिससे उनके जिस्म के आज़ा वक्त के साथ साथ नाकारा हो रहे थे। आज सुबह दुबई से उनके इंतकाल की खबर आई और कल सुबह पाकिस्तान से खसूसी तैयारा उनकी मैयत लेने दुबई पहुंचेगा। साबिक सदर और फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तमाम सर्विसेज चीफ समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम परवेज मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार पर एक नज़र डालेंगे। परवेज मुशर्रफ के 9 साल दौरे अमरीत में किए गए फैसलों और पॉलिसियों ने मुल्क पर गहरे असरात छोड़े हैं, चाहे मुल्क की मईशत हो, सिक्योरिटी सूरत हाल, कानून की हुक्मरानी या फिर इदारों की साख। परवेज मुशर्रफ के दौर के मुतनाज़ा इक़दाम के असरात आज तक मुल्क की सियासत में सामने आ रहे हैं। वो तकरीबन 8 साल बतौर आर्मी चीफ मुल्क के सियाह और सफ़ेद के मालिक रहे, इसलिए उनके दौर में जो कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, इसका जिम्मेदार सिर्फ परवेज मुशर्रफ को ही ठहराया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अक्टूबर 1999 में बंदूक के जोर पर हुकूमत पर कब्जा जमाने के बाद परवेज मुशर्रफ ने खुद को एक रोशन ख्याल, जमहूरियत पसंद, आज़ादी इजहार और आज़ाद मीडिया का अलमबरदार और माशी तरक्की का जामिन साबित करने की कोशिश की। मुल्क में आम इंतखाबात करवाए, 3 साल तक आइन मुअत्तल रखने के बाद आइन भी बहाल किया, पार्लियामान की कार्रवाइयां जारी रखी, निजी टीवी चैनल्स खोलने की आज़ादी थी और इन इकदाम की बुनियाद पर वो खुद को एक आमिर के बजाय अवामी रहनुमा करार देते थे। मगर तारीख ने यह साबित किया कि एक आमिर चाहे जितना भी जमहूरी लिबास पहनने की कोशिश करे, रहता वो आमिर ही है और इस आमरीत की झलक उसके लहजे, पॉलिसियों और फैसलों में सामने आती रहती है। मई 1999 में कारगिल के नाकाम एडवेंचर पर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से इख्तलाफात बढ़ने के 5 माह बाद परवेज मुशर्रफ ने तैयारा हाईजैकिंग को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर वो आर्मी चीफ के साथ साथ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गए। 12 अक्टूबर 1999 से 21 नवंबर 2002 तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहने के बाद परवेज मुशर्रफ रेफरेंडम के जरिए बावर्दी सदर बने और फिर एलएफएस से अपने इक़्तिदार को तूल दिया और तरमीम शुदा आइन बहाल किया। आइन शिकनी, इमरजेंसी का निफाज, जजेस की बाजूली और नजरबंदी जैसे इकदाम और बेनजीर भुट्टो और अकबर बुख्ती का कत्ल मुशर्रफ के दौर के ऐसे वाकयात हैं जो आखिर वक्त तक उनका पीछा करते रहे। और जिस तरह माजी में हर आमिर ने मुल्क में बढ़ते सियासी अदम इस्तेकाम, करप्शन, कौमी इदारों और मईशत की तबाही को वजह बनाकर इक़्तिदार पर कब्जा किया, बिल्कुल उसी तरह परवेज मुशर्रफ ने भी मईशत की खराबी, इदारों की तबाही और सियासतदानों की करप्शन को बुनियाद बनाकर इक़्तिदार पर कब्जा किया था। My dear countrymen, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. मौजूदा माशी हालात गैर मामूली इक़दामात तकाज़ा कर रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाही के किनारे पर पहुंच चुकी है। हम अपना एतबार खो चुके हैं। कौमी इदारे तबाह हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या नई सदी में दाखिल होने का यही अंदाज है? परवेज मुशर्रफ अपने इक़्तिदार में आने की कई वजूहात बताते रहे, लेकिन आज अगर उनके 9 साल दौर का अहाता किया जाए तो यही बात सामने आती है कि जिन मसाइल को बुनियाद बनाकर उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा किया था, उन मसाइल में कमी के बजाय वो मसाइल को कई गुना बढ़ाकर रुखसत हुए। खारजा मामलात की अगर बात की जाए तो मुशर्रफ के इक़्तिदार से पहले पाकिस्तान और भारत अमन मुज़ाकरात और मसला कश्मीर के देरपा हल की तरफ बढ़ रहा था। अहम बात यह कि मुशर्रफ की फौजी बगावत से सिर्फ 1.5 साल पहले भारत और पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, जिसकी वजह से 2 तरफा ताल्लुकात कशीदा हुए थे। मगर इसके कुछ ही अरसे बाद दोनों ममालिक के वज़राए आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने अमन का सफर शुरू करने का फैसला किया। 19 फरवरी 1999 को वाजपेयी बस पर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर आए। यहां उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर करारदादे पाकिस्तान भी पढ़ी। वाजपेयी के इस गैर मामूली दौरे में मसले कश्मीर के हल से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई थी, मगर 2 माह बाद ही अमन की कोशिशों का सफर कारगिल जंग की नजर हो गया, जिसके बाद अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने ताकत के जोर पर इक़्तिदार संभाला। इस दौरान पाक भारत अमन मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे और फिर जुलाई 2001 में परवेज मुशर्रफ ने भारत का दौरा किया और मसला कश्मीर के हल के लिए 4 नुकाती फॉर्मूला तजवीज़ किया, मगर इस पर फौरी तौर पर कोई पेशरफ न हो सकी। फिर नवंबर 2001 में साक कॉन्फ्रेंस के दौरान ताल्लुकात की बहाली के लिए परवेज मुशर्रफ ने खुद जाकर अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाया, यानी अमन का जो दौर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था,
उसको दोबारा बहाली की कोशिश के लिए पाकिस्तान को यह सिलसिला नए सिरे से शुरू करना पड़ा। एक तरफ मुशर्रफ भारत के साथ ताल्लुकात को नई सिम देने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमरीकी जंग की सूरत में एक ऐसा इम्तिहान मुशर्रफ के सामने खड़ा था जिसके नताइज आज तक पाकिस्तान का पीछा कर रहे हैं। 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान में अमरीका जंग का आगाज हुआ तो अमरीका ने हमारे साथ या हमारे खिलाफ का असूल बनाया और पाकिस्तान के सामने 7 शराइत रखी। और हैरानी की बात यह है कि परवेज मुशर्रफ ने किसी भी शर्त पर मुज़ाहमत के बजाय अमरीका की तमाम शराइत तस्लीम कर ली, जिस पर अमरीकी हुकाम ने भी हैरानी का इजहार किया और वो कहते थे कि हमें उम्मीद थी कि मुशर्रफ 7 शराइत में से सिर्फ 2 या 3 शराइत मानेंगे, मगर परवेज मुशर्रफ ने तमाम शराइत मानी। Pakistan has taken a considered decision to be a part of the coalition, to be with the United States, to fight terrorism in all its forms, wherever it exists. अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $12 अरब की ग्रांट मिली। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी, कुछ हद तक पाकिस्तान के कर्जे भी माफ हुए। बैनुल अक़वामी इदारों ने नए आसान कर्जे भी पाकिस्तान को दिए, मगर इस जंग में शामिल होकर पाकिस्तान ने जो खोया वो नाकाबिले बयान है। इस फैसले ने मुल्क की सिक्योरिटी, समाजी, माशी और सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील करके रख दिया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2001 से 2021 तक दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान को $150 अरब का नुकसान हो चुका है, जबकि जो जानी नुकसान है वो इससे कई गुना ज्यादा है। परवेज मुशर्रफ के 9 साला दौर में शहरियों की गुमशुदगी का रिवाज पड़ा, सियासी मुखालफिन को जिला वतन किया गया, नवाज शरीफ को मुल्क से बेदखल किया गया, बेनजीर भुट्टो की वापसी पर रुकावटें खड़ी की गई, बड़े पैमाने पर सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई, राना सनाउल्लाह को अगवा करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, मोटरवे पे उनको फेंक दिया गया, परवेज रशीद को दौरान हिरासत जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जावेद हाशमी पर बगावत का मुकदमा दर्ज करके उनको जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके अलावा परवेज मुशर्रफी के दौर में बलूचिस्तान में अलहदगी की चिंगारियां आग में तब्दील हो गई। नवाब अकबर बुख्ती के कत्ल के बाद बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक ने जन्म लिया और परवेज मुशर्रफ आखिरी वक्त तक अपने फैसले पर पशेमानी के बजाय कहते रहे कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिला तो वो यही करेंगे। फिर ये बुख्ती की बात करते हैं, कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुख्ती का वहां हुआ है बलूचिस्तान में। किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। मेरा जवाब उसको कुचल देना चाहिए, ये है मेरा जवाब। नो रॉन्ग वाज डन, इट वाज राइट। और अगर दोबारा कभी मौका मिला, ऐसी बात हुई, दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुचलेंगे उसको, पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे। इसके अलावा लाल मस्जिद जैसे वाकयात के बाद मुल्क में खुदकुश और दहशतगर्द हमलों में शिद्दत आई। उनके दौर में पहली बार ड्रोन हमलों की सूरत में मुल्क की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जियां हुई और कराची, जहां कई सालों की कोशिशों के बाद अमन कायम हुआ था, वहां 2007 में दोबारा लसानी फसादात शुरू हुए और 12 मई जैसे वाकयात को अपनी ताकत करार दिया गया। परवेज मुशर्रफ के दौर से मुतालिक ये दावा किया जाता है कि उनका दौर माशी लिहाज से एक मिसाली दौर था। मुल्क में सियासी आज़ादियाँ थी और मीडिया भी आज़ाद था, मगर हकायक इन दावों से मुख्तलिफ है। ये बात दुरुस्त है कि 2003 से 2006 के दौरान मुल्क ने हाई ग्रोथ देखी। 2003 में माशी तरक्की की शरह 5.78% थी, 2004 में 7.5%, 2005 में 6.5% और 2006 में 5.9% रही। मगर इस ग्रोथ की बुनियादी वजह माशी इस्लाहात या बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं, बल्कि इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि मुल्क में 2002 से 2008 के दरमियान पाकिस्तान को अमरीकी इत्तेहादी रहने की वजह से $12 अरब की बराह रास्त ग्रांट मिली थी। इस दौरान मुल्क में अरबों डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी आई और निजकारी भी हुई, मगर मुल्क में जो बुनियादी मसाइल थे वो जू के तू रहे। मुशर्रफ के 9 साल दौर में पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ $10 अरब से बढ़कर $21 अरब तक पहुंची थी, जबकि इसी दौरान भारत की बरामदात $52 अरब से बढ़कर $253 अरब तक पहुंच चुकी थी। इसी तरह मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार संभाला उस वक्त करंट अकाउंट खसारा GDP का सिर्फ 0.7% था, मगर 2008 में यह खसारा GDP ग्रोथ का 4.7% तक हो चुका था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में बिजली बनाने की सलाहियत में सिर्फ 1000 मेगावाट का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से 2007 के बाद मुल्क में कई घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे तो परवेज मुशर्रफ करप्शन खत्म करने का नारा लगाकर हुकूमत में आए थे, जिसके लिए उन्होंने नैब का इदारा भी कायम किया, मगर अपने दौर में वो करप्शन कम करने के बजाय उसमें कई गुना इजाफा करके गए। 1999 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 87 नंबर पर था, जबकि 2008 में पाकिस्तान 138वें नंबर पर पहुंच गया। परवेज मुशर्रफ को यह क्रेडिट जाता है कि उनके दौर में निजी चैनल्स खोलने की इजाजत दी गई, लाइसेंसेस दिए गए,
मगर यह भी हकीकत है कि जब उन्हीं टीवी चैनल्स ने उनकी पॉलिसियों पर सवालात उठाए तो परवेज मुशर्रफ ने उन्हीं चैनल्स पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी। परवेज मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त दावा किया जाता था कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, वो इदारों की साख को बहाल करेंगे, मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम लाएंगे। वो ये कहते थे कि ये मार्शल लॉ नहीं है बल्कि जमहूरियत की बका के लिए उठाया गया इक़दाम है। मुसल्लह अफवाज का ज़रूरत से ज़्यादा इक़्तिदार में रहने का कोई इरादा नहीं है, मगर जो हुआ वो इससे बिल्कुल उलट था। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के नतीजे में जो सियासी इदम इस्तेकाम पैदा हुआ उसने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला और रियासत की रिट में इजाफा होने के बजाय बलूचिस्तान, फाटा और सवात में रियासती रिट ना होने के बराबर रह गई। मगर इसके बावजूद परवेज मुशर्रफ आखिर तक अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश करते रहे, जिसके लिए उन्होंने मजीद गैर आईनी इक़दाम उठाए। आला अदलिया के 104 जजेस को माजूल करके उनको घर में नजरबंद किया गया, मुल्क में एमरजेंसी लगाई गई, मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई और इक़्तिदार बचाने की इस कोशिश में उन्होंने अपने उन बेहतर इक़दाम को भी ज़ाया किया जिसका क्रेडिट उनको दिया जाता था। बहरहाल 2008 में इत्तेहादी हुकूमत बनने के बाद परवेज मुशर्रफ 18 अगस्त को सदारत से मुस्ताफ़ी होकर बैरून मुल्क चले गए, मगर उनकी लेगेसी सदारत से फारिग होने और बाहर जाने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने 2013 के इंतखाबात से पहले अपना सियासी सफ़र दोबारा शुरू करने की कोशिश की, मगर उसमें वो नाकाम रहे, जबकि कई सालों बाद उनके खिलाफ केसेस को लेकर सिविलियन हुकूमत और इदारों के दरमियान कशीदगी जारी रही। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस दायर हुआ। ये केस एक लंबे अरसे तक चलता रहा और लटका रहा। 31 मार्च 2016 को फर्द जुर्म आयद होने के वक्त परवेज मुशर्रफ अदालत में मौजूद थे, मगर उसके कुछ रोज बाद ही वो बीमारी के बायस मुल्क से बाहर चले गए और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जनरल राहिल शरीफ ने उन्हें मुल्क से बाहर निकालने में मदद फराहम की। और फिर 17 दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकास सेठ ने अपने फैसले में परवेज मुशर्रफ को फांसी देने का फैसला सुनाया, मगर इस फैसले पर पाक फौज की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को ही खत्म कर दिया। फैसला देने के एक साल बाद जस्टिस वकास सेठ इंतकाल कर गए और आज परवेज मुशर्रफ भी इंतकाल कर गए हैं। जमहूरियत पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की तब्दीली का नाम है। कोई भी आमिर अगर इस असूल की खिलाफ वर्जी करेगा तो चाहे वो खुद को कितना भी जमहूरी करार देने की कोशिश करे, तारीख उससे एक आमिर के तौर पर ही याद रखेगी। बंदूक की नोक पर इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है और उसे तूल भी देने की कोशिश की जा सकती है, मगर बंदूक की नोक पर तारीख और हकायक को बदला नहीं जा सकता। इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील कर चुका है। नेशनल असेंबली से जो इस्तीफे दिए गए थे वो इस्तीफे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर चुका है। इसका मतलब ये है कि जो सियासी ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब वो महदूद होते जा रहे हैं। कल इमरान खान ने खिताब करते हुए ये जिक्र किया था कि हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि दोनों सूबाई असम्बली में जो इंतखाबात होने हैं उनको मुलतवी करे, इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे और सारी उम्मीदें अब इमरान खान की अदालतों से हैं कि अदालतें बर वक्त इंतखाबात करवाएंगी। उन्होंने कल ये भी कहा है कि अगर इंतखाबात 90 दिन से एक भी दिन ज़्यादा आगे बढ़े तो इसका मतलब हुकूमत में जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। राना सनाउल्लाह, इसके अलावा इमरान खान ने कल ये भी बताया कि हमारे जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर जो जबर किया जा रहा है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग गिरफ्तारियां देंगे, जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। इसी किस्म का ऐलान वो अक्टूबर में भी कर चुके हैं, जिसका जवाब आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तुम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करो और मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। साथ में ये भी कहा है कि उन्हीं सेलों में रखा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिन सेल्स में PMLN के लोग मौजूद थे। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। अगर अब तुमने ये कहा है तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। इसके अलावा मुल्तान में ही खिताब करते हुए मरीम नवाज साहबा ने एक अहम बयान दिया है। मरीम नवाज साहबा ने यह कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो ये कहते हैं कि बड़ा ब्लंडर हो गया इमरान खान को लाकर। तो उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ ये एतराफ़ करने से कि इमरान खान एक ब्लंडर था काफ़ी नहीं होगा, अब इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। आज
बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है, ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। मरीम नवाज कह रही थी इमरान खान फितना है जिसको सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। आज मरीम नवाज ने यह भी कहा है कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो फैज़ की बेसाखियों पर सियासत कर रहे थे, अब क्योंकि वो बेफैज़ हो गए हैं इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलीम साफ़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दोनों असम्बलियाँ तहलील करने के बाद और कौमी असम्बली से जब इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं, क्या सियासी ऑप्शंस अब तहरीक इंसाफ के पास बहुत महदूद हो गए हैं? क्योंकि कल भी इमरान खान ने जो सारा डिपेंडेंसी है उनकी, अब वो ऐसा लगता है अदालतों पे कि अदालतें जो है वो बर वक्त इंतखाबात करवाएंगी और अगर वो नहीं करवाते तो कह रहे हैं कि फिर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। क्या सियासी ऑप्शंस महदूद हो गए तहरीक इंसाफ के पास अब? नहीं, एक तो सियासी ऑप्शन उनके पास महदूद भी हो गए हैं और दूसरा इमरान खान साहब का असल मसला ये है कि उनकी पार्टी बनाई भी इस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी पार्टी चलाई भी इस्टेब्लिशमेंट ने और फिर गुज़िश्ता इंतखाबात में उनको इक़्तिदार दिलवाया भी जनरल बाजवा और उनके साथियों ने और फिर उनकी हुकूमत को बचाया भी आखिरी वक्त तक उन्होंने। तो वो इमरान खान इसलिए खुद तो सियासत सीख ही नहीं सके हैं और इस वक्त भी इमरान खान साहब की जमात के जो अहम तरीन लीडर है वो वैसे तो उनके साथ नज़र आते हैं, लेकिन वो खलवतों में कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह से उनको कोई रहनुमाई मिले कि उन्होंने क्या करना है और किधर जाना है। तो एक तो ये है, वो अगर माजी में धरने करते रहे या चढ़ाइयाँ करते रहें तो वो अपने तो ये नहीं है, वो कभी उनके लिए ज़हीरुल इस्लाम साहब करवाते रहे, वो कभी उनके लिए जनरल रिजवान साहब करवाते रहे, तो इसलिए उनके ऑप्शन जो है वो एक तो उस तरह महदूद हो गए थे। अब वो काम तो वो नहीं कर सकते बगैर किसी जनरल के, बगैर किसी सहारे के, तो असम्बलियों से उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। अलबत्ता आखिरी मूव जो उन्होंने की है मैं उसको वेलकम करता हूं क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लीडर का मूव है जेल भरो तहरीक वाला और जल्द अज जल्द उन्हें इसका आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि आप धरने दें या इल्ज़ामात लगाएं या गालियां दें तो उससे दूसरों का हक मजरूह होता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको अपने घर से आगाज़ करना होगा, तो उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। अच्छा, हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब भी मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शामी साहब, मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का सिर्फ ये कहना कि इमरान खान एक ब्लंडर था ये काफ़ी नहीं होगा, अब चाहिए कि इस फितने को सियासत से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि ये मुतालबा किससे कर रही हैं वो, और क्या आपके ख्याल में ये दुरुस्त एक रद्द अमल है? क्या इसी तरीके से सियासत में आगे बढ़ना है? देखिए, इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी हकीकत है, वो एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं और एक बड़े सियासी लीडर हैं। उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू जो है मैं नहीं समझता कि वो कोई नतीजा खेज हो सकती है। ये सियासत के मैदान में उनका मुकाबला होना चाहिए और मेरी बहन जो मरियम है उनको भी चाहिए कि सियासत के मैदान में, इंतखाब के मैदान में उनका मुकाबला करें। अब कोई किसी को उठाकर नहीं फेंक सकता, ये पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका है, अब तारीख को दोहराना नहीं चाहिए, उससे सबक हासिल करना चाहिए। कभी एक को उठा के फेंक दिया, कभी दूसरे को उठा के फेंक दिया, अब तो मेरा ख्याल उन बाजुओं में सकत ही नहीं रही जो उठा के फेंका करते थे। इसलिए अपने जोरे बाजू पे भरोसा करना पड़ेगा और इमरान खान साहब जो है वो समझे कि उनके हरीफ भी एक हकीकत है और उनके हरीफ समझे कि वो भी एक हकीकत है और खुले मैदान में मुकाबला करें, फिर अवाम जिसको चाहेंगे इख्तिदार उसको मिल जाएगा। लेकिन शामी साहब, क्या शामी साहब वो अवाम की तरफ इशारा कर रही है कि इनको सियासत से बाहर फेंके, या जैसे इमरान खान कहते हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो मरीम नवाज साहबा भी कहीं ना कहीं ये मुतालबा अदलिया या एस्टैब्लिशमेंट से कर रही हैं?
नहीं, ये मुतालबा तो किसी और जगह से हो रहा है, ज़ाहिर अदलिया से भी इस तरह का मुतालबा नहीं हो सकता। मरियम जो है वो मुकदमे लड़े, अगर अदलिया में दरखास्तें दें। इमरान खान साहब ने भी दरखास्तें दी थी और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमा चला था उसमें वो पार्टी थे, लेकिन उसका फिर नतीजा क्या निकला? देखिए, ये हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो क्यों अपने अखाड़े में दूसरों को उतरने की इजाजत देते हैं? आखिर कहीं तो हमें पीछे मुड़कर और रुक कर गौर करना पड़ेगा कि हम बार बार वही गलतियां करते चले जाएंगे और दोहराते चले जाएंगे तो फिर नतीजा भी वही निकलेगा, और जहां हम जिस खाई में हम गिरे हुए हैं वो खंदक होती चली जाएगी। सलीम साफी साहब, आपको क्या लगता है ये नून लीग जो है वो इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करने के लिए तैयार है इमरान खान से, या वो चाहते हैं कि पहले इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो और इसके बाद फिर मुकाबला हो सियासत में? क्योंकि आज भी मरियम साहिबा ने कहा कि अब सियासत से बाहर इनको उठा के फेंकना पड़ेगा। इससे पहले भी नून लीग ये कहती आई है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है वो सेट करने पड़ेंगे। नहीं, देखें, रूल्स ऑफ द गेम जो है वो सेट करने पड़ेंगे, लेकिन वो सियासी, जमहूरी और आईनी तरीके से करने पड़ेंगे। अगर तो उनका ये मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से है तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और ये बाजवा साहब सिर्फ ये गलती तस्लीम नहीं करते, बाजवा साहब एक और बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि जी इन सब लीडरों को आप अंदर कर लें तो मैं मेरे सारे मुखालिफिन को आप अंदर कर लें। तो बाजवा साहब ने उनसे कहा कि जी आप मुझे लिख के दे दें कि मैं ये काम कर लूँ, आपके लिए सब कुछ अंदर कर दूँ। तो बाजवा साहब ने उस वक्त उनसे हंसते हुए कहा था कि मैं अगर आपके लिए काम करूँ और सबको अंदर कर लूँ तो फिर इमरान खान साहब इस कुर्सी पे आप नहीं बैठे होंगे, फिर इस कुर्सी पे मैं बैठ जाऊँगा। तो आज अगर मरियम नवाज साहबा ये मुतालबा अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से कर रही है कि वो इमरान खान को उनके लिए मैदान से फेंक दे या किसी और को फेंक दे, तो फिर जाहिर बात है कि फिर ये लोग नहीं होंगे, फिर इस कुर्सी पे फिर उन लोगों को बैठना होगा जो उनके लिए किसी को सियासत से अंदर कर ले या बाहर कर ले। इसलिए जो कुछ भी होना है आगे, इनको चाहिए कि ये सियासत शुरू करे। अब खुद ये तो नहीं हो सकता कि ये लोग सिर्फ, मसलन आप खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, आपने उनको सपुर्द किया मौलाना फजल रहमान साहब के, उन्होंने सपुर्द किया हाजी गुलाम अली के। अब वो इलेक्शन कह रहे हैं, हालांकि वो इलेक्शन का लफ्ज भी सही नहीं बोलते। आप जरा सुने तो वो कहते हैं इलेक्शन। उधर लाशें लोगों की गिर रही हैं और आपको इलेक्शन मुलतवी करने की पड़ी हुई है। और वो कौन सी सियासी जमात अपने आप को कहला सकती है जो कि इलेक्शन से भागे? आपने आगे जो कुछ करना होगा तो आईन के मुताबिक करना होगा। वो अगर आईन के मुताबिक आप नहीं करेंगे और आप गैर सियासी कुव्वतों से किसी को आउट करने का और अंदर करने का मुतालबा करेंगे तो फिर वो अगर ये काम करेंगे तो फिर वो आपके लिए नहीं करेंगे, फिर वो अपने लिए करेंगे। जो बाजवा साहब ने उनको जवाब दिया था इमरान खान साहब को, तो फिर वही होगा। ये तो नहीं है कि आप लोग ना गवर्नेंस करें, ना सियासत करें, ना केपी को मौलाना के सपोर्ट कर ले, सिंध को जरदारी के सपोर्ट कर ले, बलूचिस्तान को कुदूस बिजंजो के सपोर्ट कर ले। और यहाँ पे आप देखें ये कौन से जो निगरान हुकूमत है जो इन्होंने बनाई हुई है। आप देखिए उधर खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कोई एक का एटीएम है, कोई दूसरे का एटीएम है। आपने पूरे, आज वो जनूबी पंजाब तशरीफ ले गई थी, लेकिन निगरान काबीना में पूरी जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी है, सारे वस्ती लाहौर को वो बना हुआ है। तो इस तरह की हरकतें इनकी होगी तो इमरान खान को कोई और आउट नहीं कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, इसके IMF के वाले से बात करेंगे। टेक्निकल मुज़ाकरात जो कि जुम्मे को खत्म हो गए थे, अब कहा जा रहा है कि पीर को फिर शुरू होंगे। कुछ ऐसे इशूज हैं जो कि अब तक हल नहीं हुए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है तो IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही कह चुके हैं कि IMF पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दे रहा है, जो इकोनॉमिक टीम है उसको बहुत टफ टाइम दे रहा है। अहम बात यह कि इस वक्त IMF चाहता है कि जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ाया जाए और ख़ास तौर पे IMF की तवज्जो है पावर सेक्टर के ऊपर कि वहाँ पे जो अनबजटेड सब्सिडी है वो नहीं दी जाएगी, चाहे वो एक्सपोर्टर्स के हवाले से हो, वो भी खबरें आ रही हैं, और
हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जो सार्फिन 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उन पर इसका बोझ ना आए, लेकिन इस बात पर भी IMF इत्तेफाक करेगा या नहीं करेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स हैं वो पहले कहा जा रहा था कि जुम्मे को ख़त्म हो गए हैं, लेकिन क्योंकि अभी मामला तय नहीं पाए हैं तो मंडे को फिर टेक्निकल लेवल टॉक्स जो हैं उसका आगाज़ होगा। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ के नुमाइंदा मेहताब हैदर। मेहताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहताब साहब, जुम्मे को ख़त्म हो गए थे टेक्निकल लेवल टॉक्स, लेकिन अब क्या दोबारा शुरू होंगे मंडे को, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, जिसपे फिस्कल खसारे के हवाले से खासतौर पे अहम मामला हैं, टैक्सेस कौन से लगाने हैं, और पावर सेक्टर पे बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस है IMF का। वो चाहते हैं कि बजटेड सब्सिडी जो है वो ना दी जाए, चाहे वो कंज्यूमर्स हो उनको या फिर इवन इंडस्ट्रीज हो उनको। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे जो शेड्यूल था वो जुम्मे को टेक्निकल लेवल टॉक्स कंक्लूड होनी थी। सैटरडे को पाकिस्तानी अथॉरिटीज और IMF के दरमियान एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, जिसमें बुनियादी तौर पर 3 शोबे ऐसे थे जिनकी वजह से दोनों साइड्स ने ये तय किया कि मंडे को जो पहला राउंड होगा उसमें टैक्सेशन, फिस्कल और पावर सेक्टर को दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। तो वो डिस्कशन के बाद IMF जो है वो शाम तक 9 टेबल्स जो मैक्रो इकोनॉमिक और फिस्कल फ्रेमवर्क के मबनी हैं वो अथॉरिटीज के साथ शेयर कर देगा, और फिर ट्यूसडे से पॉलिसी लेवल टॉक्स शुरू हो जाएंगी, जो कि तवक्को है कि 9 फरवरी तक कंप्लीट होंगी। जो बुनियादी इश्यूज हैं वो ये है सर कि इस टाइम जो फिस्कल गैप है वो कोई तकरीबन 0.9% या 1% ऑफ GDP के लगभग है, जो कि तकरीबन 8 से 900 अरब रुपए के दरमियान है। तो अब हुकूमत ने फैसला करना है कि अब हुकूमत क्या कह रही है। हुकूमत कह रही है कि 450 से 500 अरब रुपए के दरमियान ये गैप है। तो दोनों साइड्स को रिकंसाइल करना है कि ये गैप कितना है। जितना गैप होगा उसको या तो एक्सपेंडिचर कट से कम किया जाएगा या एडिशनल टैक्सेस जो है वो उसके ऊपर लगाए जाएंगे। जो दूसरा इशू है सर वो ये है कि जब ये गैप सामने आ जाएगा तो फिर हुकूमत ने ये देखना है कि कितने एडिशनल टैक्सेस लगेंगे। तो फिर वो सेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई होंगे कि कहाँ कहाँ पे हुकूमत जो है वो टैक्स लगाना चाहती है। फ्लड लेवी पे हुकूमत एग्री है कि वो फ्लड लेवी लगाए, एफ्लुएंट क्लास के ऊपर भी और इंपोर्ट्स के ऊपर भी। इसके अलावा जो विंडफॉल कमाया है बैंक्स ने, इस पे भी हुकूमत तैयार है। जो हुकूमत इस टाइम विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उनके रेट्स भी चंद पे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। जो हुकूमत रेजिस्ट कर रही है वो चाहती ये है, IMF ने टेबल पे रखा है कि 1% GST में इजाफा कर दिया जाए रेट के अंदर, जो स्टैंडर्ड अभी 17% है इसको 18 कर दिया जाए। दूसरी IMF की तरफ से प्रपोजल है कि आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 17% GST लगाएं। तो हुकूमत अभी तक तो इसको रेजिस्ट कर रही है, लेकिन अगर होल बड़ा हुआ, गैप ज्यादा हुआ तो फिर शायद ये भी करना पड़ेगा। और पावर सेक्टर के हवाले से, क्योंकि खुर्रम दस्तगी साहब कह रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है जो कंज्यूमर्स 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उन पे बोझ ना डाला जाए, लेकिन जो खबरें आई पिछले 1-2 दिनों में वो तो इस किस्म की हैं कि शायद IMF इस बात पे राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जो बल्क कंज्यूमर्स हैं वो उससे निकल जाते हैं अगर आप 300 यूनिट्स तक जो है वो कोई इजाफा ना करें। ये डिस्कशंस का हिस्सा है। इसके अलावा जो सर्कुलर डेट का फ्लो है उसके ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान अभी तक चीजें तय नहीं हुई। हुकूमत ने इंदिया अलबत्ता ये दिया है कि जो एक्सपोर्टर्स के लिए टैरिफ की सब्सिडी है हुकूमत शायद उसको विड्रॉ करे या एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स के साथ उसको लिंक कर दिया जाए, क्योंकि जितना भी टेक्सटाइल सेक्टर है वो 40% चीजें तो अंदरूनी पाकिस्तान जो है वो बेचते हैं। तो इसके ऊपर अभी डिस्कशंस हैं। इसके अलावा AJK की सब्सिडी ये भी हुकूमत तैयार है कि वो जारी रखी जाए। और ट्यूबवेल्स पे जो बलूचिस्तान के लिए है कुछ 60,000 ट्यूबवेल्स को सब्सिडी मिल रही है, उस पर भी IMF एग्री है। लेकिन जो बुनियादी IMF का कंसर्न है वो ये है कि एक तो आप टैरिफ के अंदर इंक्रीज करें, आप टैरिफ में देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज होना है। दूसरा ये है कि जो सब्सिडी की अमाउंट है जो कि 675 आपने रिवाइज प्लान में रखी थी और IMF ने उसको रिजेक्ट किया था, अब तकरीबन कुछ 600 अरब रुपए के लगभग है। लेकिन उसमें बुनियादी बात ये है कि कहां कहां से आप वो सब्सिडी विड्रॉ करेंगे तो उसको 600 अरब रुपए पे लेकर आएंगे। तो टैरिफ इंक्रीज भी करनी पड़ेगी और साथ साथ एक आखिरी सवाल अगर क्विकली मुझे बता सके मेहताब साहब, वो भी कम करनी पड़ेगी। एक क्विकली अगर मुझे बता सके कि अगर ये तमाम जो इस वक्त मुतालबात है पाकिस्तान मान भी जाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है,
तो कितना वक्त लगेगा पाकिस्तान को ये जो $1.2 बिलियन मिलने हैं, ये कब मिल सकते हैं? क्योंकि हमारे रिजर्व्स इस हफ्ते $3 बिलियन से भी नीचे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान बड़ी जल्दी है, लेकिन अगर ये 9 तारीख को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो 4 से 5 दिन लगेंगे वो रिपोर्ट उन्हें तैयार करने में। उसके बाद 2 से 3 वीक्स का टाइम चाहिए उनको वो रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनके दरमियान सर्कुलेट करने में। तो मार्च से पहले मुमकिन नहीं है। मार्च में जो है फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल को देखकर एक्सपेक्टेड ये है कि अगर एवरीथिंग गो स्मूथ तो मार्च के दौरान जो है पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी। मेहताब हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।